हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस शिफ्ट के अंदर, इस सेशन के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं 5 फरवरी 23 को जो सीटी का सेकंड शिफ्ट जो पेपर हुआ था उसमें आए हुए इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस के आंसर की और प्रश्नों की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बिना कोई समय गंवाए आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं जितने भी प्रश्न है। पहला जो प्रश्न मेरे पास, मैंने जैसे क्रम में जो प्रश्नों को लेकर, ठीक है ना, वैसे तो वो पेपर में कोई भी क्रम पर हो सकता है। क्वेश्चन पूछा गया था ऑपोजिट को लेके, एंटोनिम को लेके, ठीक है ना। और कौन से शब्द का ऑपोजिट पूछा गया था? शब्द था एबोलिश। शब्द क्या था? एबोलिश। 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों के चारों ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। एक तो था ऑब्लिटरेट, ठीक है ना, ऑब्लिटरेट। ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था कन्फर्म, कन्फर्म। ऑप्शन सी जो दिया गया था वो था टर्मिनेट, और डी ऑप्शन जो दिया गया था वो था इरेडिकेट, इरेडिकेट। ओके, चलिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी साथी का यूट्यूब चैनल है और उस चैनल के ऊपर ताम झाम पूरा जचाया हुआ है, सब कुछ एकदम बिल्कुल एकदम वीडियोस वगैरह, क्या बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस उसकी चलती है, ठीक है ना। तो उसका वीडियो मैंने देखा था आंसर की वाला, तो उसने एक मेरे हिसाब से गलती कर रखी थी। और वो गलती क्या थी कि जैसे उसने प्रश्न पूछा और उसको उस समय लाइव देख रहे थे कैंडिडेट, और कैंडिडेट्स ने क्या, जो सबसे ज्यादा उसके सामने कैंडिडेट ने उत्तर दिया वो दिया था एरेडिकेट, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? एरेडिकेट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि अबोलिश जो होता है इसका अर्थ, एक अर्थ होता है समाप्त करना, ठीक है ना, और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं इसके। अर्थ होता है समाप्त करना। एरेडिकेट का अर्थ भी उन्मूलन करना होता है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अभी बच्चों ने बता दिया, 4 5 10 लोगों ने कह दिया होगा कि डी ऑप्शन है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका नहीं होने वाला, ठीक है ना। अबोलिश का जो अपोजिट होगा वो होगा कन्फर्म, अबोलिश का कन्फर्म। ऑब्लिटरेट जो होता है इसका अर्थ होता है किसी चीज को काटना, और ये जो टर्मिनेट है, टर्मिनेट का अर्थ होता है बर्खास्त करना, ठीक है ना। तो अपने को ऑपोजिट बताना है अबोलिश का, जिसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कन्फर्म हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो भी खतरनाक तरीके से प्रश्न पूछा गया था वन वर्ड को लेके, और वन वर्ड क्या था? बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस लिख दिया था। चलिए मैं लिख देता हूं, वन वू plans and draws the design of the design of buildings and buildings and super, क्या लिखा था आगे, intents, super intents their construction, their construction। चलिए कंस्ट्रक्शन ये था। इसका आपको पहले हिंदी बनाना पड़ेगा। अब मैं ऑप्शन जो थे वो लिख देता हूं, तब तक आप हिंदी बनाइएगा। कंपोजिटर, पहला ऑप्शन क्या था? कंपोजिटर। ओके, दूसरा जो ऑप्शन था वो था डिजाइनर, दूसरा ऑप्शन क्या था सर जी? डिजाइनर। तीसरा जो ऑप्शन था वो था ड्रॉट्समैन, DRAUGHTSMAN, ड्रॉट्समैन। और डी ऑप्शन जो था वो था आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट। चलिए कौन सा उत्तर सही होगा? चारों के मैं आपको अर्थ बता देता हूं। कंपोजिटर जो होता है ना, कंपोज करने वाला, किसी जैसे कोई मान लीजिए कोई कविता लिख रहा है, कोई गीत लिख रहा है, लिखने वाला जो होता है उसको कंपोजर बोलते हैं, ठीक है। कंपोजिटर का एग्जैक्ट जो इस शब्दावली के अनुसार जो इसका अर्थ होता है वो होता है अक्षर योजक, अक्षर योजक, लिखने वाला, बस इतना सोच लीजिए आप। तो इसका मतलब कंपोजिटर तो उत्तर नहीं होगा। दूसरा डिजाइनर, डिजाइनर अपने को पता है, डिजाइन करने वाला, वो डिजाइनर होता है। ड्रॉट्समैन जो होता है ना, ड्रॉट्समैन को बोलते हैं नक्शानवीश, नक्शानवीश। ओके, और आर्किटेक्ट जो होता है वो होता है शिल्पी, कारीगर, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, शिल्पी, कारीगर। अब कौन सा उत्तर सही होगा? आप प्रश्न पढ़िए। वन वो प्लान्स, एक व्यक्ति जो प्लान करता है,
ड्रा करता है, ड्रा का मतलब चित्रण करना, बनाना, ठीक है ना, ड्रा करता है। डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स के डिजाइन वगैरह बनाता है। ब्लूप्रिंट जिसको हम लोग बोलते हैं, भवन बनाने से पहले ब्लूप्रिंट बनवाते हैं। और सुपरिंटेंडेंट्स देयर कंस्ट्रक्शन, और जो भी उनका कंस्ट्रक्शन होता है वो उस कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य, उस निर्माण कार्य की देखरेख भी देखता है वो साथ में, ठीक है ना। यदि सीधा आपको उसका नक्शा बनवाना है बिल्डिंग का, तो हम किससे बनवा, सीधा उत्तर इतना ही होता तो उत्तर क्या हो जाता अपना, ड्रॉट्समैन हो जाता, नक्शानविश, नक्शा बनाने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। लेकिन इसने आगे और लाइन जोड़ दी, सुपरिंटेंडेंट्स देयर कंस्ट्रक्शन, तो फिर इसका जो अपने को उत्तर देना पड़ेगा, वो उत्तर क्या देना पड़ेगा, आर्किटेक्ट, क्योंकि आर्किटेक्ट जो होते हैं ना वो नक्शा बना के और आपकी बिल्डिंग का पूरा जो ढांचा खड़ा होता है वो उसको सुपरिंटेंडेंट भी करते हैं। समझ आ गई बात। अब एक चीज मैं यहां पर और बता देता हूं, बाय द वे यदि संबंधित एजेंसी इस उत्तर को सही कर रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि इस उत्तर को सही क्यों किया। ये मेरे हिसाब से आर्किटेक्ट इज द राइट आंसर, बट ये नहीं कह सकते कि नक्शानविश जो है इसका उत्तर नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं संबंधित एजेंसी कौन से वाले कौन से वाले ऑप्शन को सही मानती है, लेकिन मैं किसको सही मान रहा हूं, आर्किटेक्ट को। ओके चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला जो क्वेश्चन था, हिंदी में एक सेंटेंस दिया हुआ था और उसको जस्ट ट्रांसलेट करना था इनटू इंग्लिश। हिंदी में सेंटेंस था, वह बाल बाल बच्चा, बाल बाल बच्चा। बाल बाल बचने को इंग्लिश में बोलते हैं नैरो स्केप, नैरो स्केप। बस इससे आपको पता चल जाएगा। तो एक ऑप्शन दे रखा है, ही हैड ए नैरो स्केप, सही हो जाएगा, ही हैड ए नैरो स्केप इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। हाँ, हालांकि नैरो स्केप को लेके एक और दे रखा ऑप्शन, ही वॉज नैरोली स्केप्ड, ही वॉज नैरोली स्केप्ड, वो सही नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। सीधा उत्तर आपका ही, क्योंकि बाल बाल बचने को नैरो स्केप बोलते हैं, तो ही हैड ए नैरो स्केप्ड इज द राइट आंसर। ओके, एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें एक शब्दावली दे रखी थी और शब्द था मेमो, ठीक है। मेरे पास उसके चार ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, मैं पता नहीं क्यों नहीं लिखे मैंने। तो उसके जो चार ऑप्शन, इसको हिंदी बतानी थी अपने को, समझ में आ गई बात। और इसका जो ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन में दे रखा है ज्ञापन, तो ज्ञापन अपना उत्तर सही हो जाएगा। मेमो की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, ज्ञापन होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर मैं आता हूं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था प्रेपोजिशन को लेके, और प्रेपोजिशन कौन से वाले वाक्य में भरना था, आई समहाउ, आई समहाउ मैनेज्ड टू वॉक, मैनेज्ड टू वॉक, खाली जगह दे रखी थी द ब्रोकन ब्रिज, द ब्रोकन ब्रिज। ओके, नीचे जो चार ऑप्शन दिए हुए थे वो चारों ऑप्शन मैं लिख देता हूं, एट, बिटवीन और अक्रॉस और टू, ठीक है। देखिए इस वाक्य की सेंस पर जाइए, आई सम हाउ मैनेज्ड, मैंने किसी ने किसी तरह से, सम हाउ किसी ने किसी तरह से मैनेज किया, तो वॉक चलने का, ब्रोकन ब्रिज के ऊपर, कोई टूटा हुआ पुल है, उस पुल के ऊपर किसी न किसी तरह से चलने का मैंने मैनेज किया, ठीक है ना। अब देखिए कि आपके पास ये ब्रिज बना हुआ है, टूटा हुआ है, आपको यहां से यहां जाना है। ब्रिज हम क्यों काम में लेते हैं, बस यही वजह है, ठीक है ना, कि आपको एक छोर से दूसरे छोर पर जाना है। एट नहीं आएगा, बिटवीन नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए जो प्रेपोजिशन काम में लेती है वो क्या आ जाएगी, अक्रॉस। आई सम हाउ मैनेज टू वॉक अक्रॉस द ब्रोकन ब्रिज, टूटे हुए ब्रिज पर इस पार से उस पार जाने के लिए मैंने किसी न किसी तरह से मैनेज किया, ठीक है ना। तो इसके अंदर हो जाएगा अक्रॉस। इसके बाद एक शब्द दिया गया था, इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा बार बार नीचे झुकने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। शब्द दिया गया था री इम्बर्स, इम्ब्रस, री इम्ब्रस, ये शब्द दिया गया था री इम्ब्रस, और इसका अपने को बताना था हिंदी शब्द। ऑप्शन ए में दे रखा था संपूर्ण,
ऑप्शन बी में दे रखा था प्रतिपूर्ति, प्रतिपूर्ति। सी में दे रखा था आपूर्ति और डी में दे रखा था क्षतिपूर्ति। चलिए, वैसे तो आपने अब से पहले मिलान कर लिए होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है कि आपने सीधे उत्तर देखें कि कौन से वाला सही है, और मैं यहाँ पूरा का पूरा आपको जो आंसर है वो हल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सप्लेन हो जाए तो फिर वो चीज ज्यादा माइंड में रहती है, फ्यूचर में भी काम मिले इनको। संपूर्ण का मतलब अपने को पता है, होल, कंप्लीट, समझ आ गई बात, ठीक है ना। आपूर्ति का अर्थ अपने को पता है क्या होता है, सप्लाई। क्षतिपूर्ति, कंपेंसेट या मेकअप, क्षतिपूर्ति होता है, ठीक है ना, मेकअप। तो ये तो नहीं होंगे, क्षतिपूर्ति, आपूर्ति, संपूर्ण नहीं होंगे। प्रतिपूर्ति की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, वो होती है रीइम्बर्स, रीइम्बर्स, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया था सिनोनिम को लेके, और अलग ही प्रकार की लैंग्वेज दे दी थी। पर्सन में लिखा हुआ था इस प्रकार से, नियरेस्ट मीन। एक शब्द दिया गया था, ये थोड़ा सा मेरे क्या कॉपी में तेल ऊपर बिखर गया था। चलिए फिर मैं कोशिश करता हूं। PERNICIOUS, ठीक है ना, पर्निशियस। और पूछा क्या था, ये मैं जो ब्रैकेट में लिख रखा है वो वहां नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। मैं सीधा ही बता देता हूं। प्रश्न में दिया था कि इस शब्द के नियरेस्ट मीन वाला शब्द अपने को निकालना है, लगभग सेम शब्द होना चाहिए, तो मतलब सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है। नीचे जो चार ऑप्शन दिए हुए थे, चारों ही ऑप्शन मैं दे देता हूं, कौन कौन से चार ऑप्शन दिए थे। एक तो दिया था रेटिसेंट, रेटिसेंट, ठीक है ना। एक ऑप्शन दिया था हार्मफुल, एक ऑप्शन दिया गया था, अब ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, चलो मैं, मेरे को जो इसकी स्पेलिंग पता है वो ही लिख देता हूं मैं। CUOUS, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया था वो दिया था कंडेसिव, कंडेसिव। चलिए, इस शब्द का अर्थ आपको पहली बात है, अगर नहीं आया है तो उत्तर तो नहीं आएगा, ठीक है ना। जो परनेसियस होता है इसका हिंदी अर्थ होता है हानिकारक, और जैसे ही आपको हानिकारक बता दिया जाए आप तुरंत कह दोगे कि सर हार्मफुल उत्तर होगा, बस, ठीक है ना। रेटिसेंट जो होता है, मौन रहने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसको बोलते हैं रेटिसेंट, मौन रहने वाले को, ठीक है ना। और इनोकसस जो होता है, कौश जो होता है वो अहानिकारक होता है, जिससे कोई हानि नहीं हो। और कंडसिव जो होता है उसको बोलते हैं अनुकूल। तो इसका तात्पर्य अपने को इसका सिमिलर वर्ड चाहिए था, और हार्मफुल क्या होता है, हानिकारक होता है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर मैं आपको लेके जा रहा हूं। सातवां जो क्वेश्चन था, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लेके लिखा हुआ था। करेक्ट फॉर्म आपको लिखनी थी। चलिए, क्या लिख, प्रश्न क्या है मैं लिख देता हूं। बोथ मानसी एंड मिली, बोथ मानसी एंड मिली, उसके बाद खाली जगह द आंसर, द आंसर, ठीक है। नीचे जो चार ऑप्शन दिए हुए थे वो चारों ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ये वाला ऑप्शन तो देखते ही आप गलत कर दोगे, क्योंकि ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये शब्द नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो है वो नाउ, अगला जो है वो नाउज, और अगला जो ऑप्शन है वो है नोविंग। समझ आई बात है। देखिए, ये तो शब्द नहीं है, क्योंकि अगर आप नाउ की सेकंड फॉर्म भी करोगे तो क्या बनती है, न्यू बनती है।
समझ आ गई बात। और नोइंग जो है मेरे ख्याल से नो जो वर्ब होती है उसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं वाक्य के अंदर, कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग रेयर कंडीशन में हो जाए, बाकी नहीं होता, नोइंग नहीं होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, अपने पास यहाँ पर ऐसा कोई वो कह सकते हैं रीजन नहीं है कि हम नोइंग भरें, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में ये वाक्य है ही नहीं। अब इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं है। अब नाउ और नाउज दोनों में से एक का प्रयोग आपको करना है। देखिए आपके पास वाक्य में अकेला मानसी होता तो ना हो जाता, अकेला मिली होता तो भी उत्तर क्या था, ना हो जाता। अब आपके पास सब्जेक्ट है बोथ मानसी एंड मिली, इसका मतलब यदि दो नाउन या दो प्रोनाउन या एक नाउन और एक प्रोनाउन को आप एंड कंजक्शन से जोड़ दोगे तो बनने वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, बन जाएगा गुरुजी प्लुरल। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब काम में लेनी होती है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब काम में लेनी होती है। तो आपका सब्जेक्ट है प्लुरल, तो इसका मतलब उत्तर कौन सा सही होगा, नाउ, ठीक है ना। नाउस तो सिंगुलर है, ठीक है ना, अपने को प्लुरल चाहिए तो प्लुरल क्या हो गया, नाउ हो गया। चलिए ये आपका हो गया सही। इसके बाद आ जाइए, क्वेश्चन पूछा गया था, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक वाला करेक्ट ऑप्शन अपने को अलग करना है। करेक्ट ऑप्शन, पर्सन क्या था, टेंडर को लेके पर्सन था। अ टेंडर इज a written, a tender is a written information या invitation, information oblique invitation। चार ऑप्शन मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, लेकिन उत्तर क्यों नहीं होगा वो पहचान हो जाएगी। साइंड टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ओनली, साइंड टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ओनली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा था वो था साइंड टू पोटेंशियल सप्लायर, साइंड टू पोटेंशियल सप्लायर, पोटेंशियल सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। तीसरा जो ऑप्शन उसने दिया था वो दिया था साइंड टू बायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, साइंड टू बायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया था साइंड फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ओनली, साइंड फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ओनली, ठीक है ना। चलिए आप टेंडर लिख रहे हैं, टेंडर में या तो हम कोई सूचना देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, या फिर अपने को पता है इन्फॉर्म के अलावा इन्विटेशन होता है। किसको भेजते हैं, इंफॉर्मेशन या फिर जो इन्विटेशन है, टेंडर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, टेंडर की बात कर रहा हूं। तो उसकी इंफॉर्मेशन या इन्विटेशन जो है वो किसको लिखी जाती है, सेंड टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ओनली, नहीं, नहीं होगा। सेंड फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ओनली, नो, ये भी नहीं होगा। न तो प्राइवेट अकेली हो सकती, नहीं गवर्नमेंट अकेली हो सकती। टेंडर किसको लिखे जाते हैं, देखिए एक ऑप्शन दे रखा है सेंड टू बायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के लिए जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसको ही भेजा जाता है, बायर्स को भेजा जाता है, नो, ठीक है ना। क्योंकि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति ही इसको खरीदेगा, केवल क्रेता को ही टेंडर नहीं भेजे जाते, ठीक है ना। वो इनविटेशन होता है, हम टेंडर जब भी भेजते हैं या ज्यादातर न्यूज़पेपर के अंदर अप्लाई करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, तो टेंडर से तात्पर्य होता है कि वो पूरी पब्लिक के लिए होता है, जो उसके लिए चाहे बोली पद्धति हो, कोई भी पद्धति हो, जो उचित दाम जिसको भी उचित लगेगा वो देकर वो चीज छुड़वा सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो अपने को ऑप्शन सही करना होगा वो करना होगा साइन टू पोटेंशियल सप्लायर, जो पोटेंशियल सप्लायर है, ठीक है ना, उसको अपने को टेंडर लिखने होते हैं, साइन टू पोटेंशियल सप्लायर। तो मेरे हिसाब से जो इसका उत्तर सही होगा वो क्या होगा, बी होगा। क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका था उस पर मैं लेके चलता हूं। अगला प्रश्न पूछा गया था इनडायरेक्ट स्पीच को लेके, ठीक है ना। और मैं इसके चारों ऑप्शन से चलिए कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न दे दिया है। ही said to her, comma inverted comma start, if what you say is true, if what you say is true,
आई मस्ट गो टू द पुलिस, आई मस्ट गो टू द पुलिस। ओके, फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक, माफ कीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चारों ऑप्शन लिखूं? चलिए चारों ऑप्शन हम इसके बनाते हैं, यह सीधा उत्तर। चलिए चारों ऑप्शन लिख ही देते हैं, क्योंकि अपने को जैसे मैंने कहा ना कि ट्रिक से उत्तर सही कैसे होगा। ही सैड दैट, ही सैड दैट इफ व्हाट सी, इफ व्हाट सी सैड वाज, सी सैड वाज ट्रू, आई मस्ट गो, आई मस्ट, और उसके बाद में गो टू द पुलिस है, ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना, मस्ट गो टू द पुलिस। चलिए दूसरा जो ऑप्शन था वो था ही सेड दैट, ही सेड दैट इफ व्हाट ही सेड, इफ व्हाट ही said was true, said was true, और उसके बाद उसने लिखा था he would have to go और आगे to the police, ठीक है ना, वही है जो उसके आगे है। चलिए ऑप्शन नंबर सी पर आ जाइए। he said that if what she said was true, he must go, he must और गो टू द पुलिस आगे वो सेम ही है, ठीक है ना। और एक ऑप्शन और जो दिया हुआ था वो था he said that if what she said, if what she said is true, she must go to the police। चलिए बहुत बड़ा हो गया था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद 2 प्रश्न और है वो फटाफट करवा दूंगा। उत्तर सही करने का तरीका देखिए, आपके पास इस वाक्य के अंदर ये सब्जेक्ट है, यहां तक ध्यान रख लेना, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है। इफ व्हाट यू से, ये वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। कई तो सोच रहे हैं कि सर ये बीच में इफ लग गया यार क्या है, और आपका साधारण वाक्य है, सिंपल वाक्य है, असर्टिव वाक्य है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब देखिए कि ही सेड टू हर, और ये जो यू दे रखा है कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू की जगह उत्तर में क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, समझ आई ये बात, ट्रिक बता रहा हूं। आगे क्या दे रखा है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, आई की जगह क्या होना चाहिए, ही। अब उत्तर छांट लीजिए आप, देखिए यू की जगह सी, इसमें यू की जगह सी है, उत्तर होने की संभावना है। इसमें यू की जगह क्या दे रखा है, ही दे रखा है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। इसमें यू की जगह सी है, हो सकता है, और इसमें भी यू की जगह सी है, हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो इसको देखने की जरूरत नहीं है अब अपने को। अब इसमें वापस आइए, आई की जगह क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए, नहीं होगा। अगले में आइए, आई की जगह ही होना चाहिए, हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है, ठीक है ना। अगले में देखो आई की जगह ही होना चाहिए, और अगले में आई की जगह क्या दे दिया इसने, सी दे दिया, इसका मतलब ये उत्तर भी गलत। अब आपके पास उत्तर बचे कितने, बच गए, एक ही तो बचा है। ऑप्शन नंबर ए में आई का वापस आई दे दिया, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में यहां पर ही स्थिति क्लियर हो गई कि जहां पर यू की जगह क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। और चौथे में यू की जगह सी है लेकिन आई की जगह ही होना चाहिए, वो नहीं है, इसका मतलब उत्तर क्या बचा, एक सी बचा है ना। उत्तर हो गया ही said that if what she said, if what she said, इजेम आर वॉज वर में चेंज हो गया, वॉज ट्रू,
आई की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही मस्ट गो टू पुलिस। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन। मतलब बनाया कैसे है वो छोड़िए, अपने सिर्फ चेंजेस करने आने चाहिए। आपको पता है कि यू सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार चेंज करेंगे। यू की जगह क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। इज ए मार्क की जगह वॉज वर होना चाहिए और आई की जगह ही होना चाहिए, क्योंकि आई इज द फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रिपोर्ट्स बी चेंजिंग। आपको सब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज करना होता है और सब्जेक्ट आपके पास ही है, तो आई की जगह क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए। इसलिए ये उत्तर सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था पैसिव वॉइस को लेके। किसको लेके, पैसिव वॉइस को लेके। चलिए मैं पहले वो वाक्य लिख देता हूं जिसका पैसिव वॉइस अपने को बनाना है। दे गेव हर ए क्लॉक, दे गेव हर ए क्लॉक। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्लॉक वॉज बीइंग गिवन टू हर। चलिए ऑप्शन नंबर बी, सी वॉज गिवन ए क्लॉक। ऑप्शन नंबर सी, ए क्लॉक इज गिवन टू हर। ऑप्शन नंबर डी, सी हैज बीन गिवन ए क्लॉक। सी हैज बीन गिवन ए क्लॉक। ओके, वापस वही बात, ट्रिक पर लेके चलता हूं आपको मैं। ठीक है ना। पैसिव वॉइस आपको नहीं बनाना था, फिर भी मैं ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले तो इसका वैसे अगर बनाने की कोशिश करें तो आप वैसे नियमानुसार बना सकते हैं। ठीक है ना। डबल ऑब्जेक्ट आपके पास, उत्तर दोनों ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के कर सकते हैं। सी से उत्तर स्टार्ट हो सकता है, एक क्लॉक से भी उत्तर स्टार्ट हो सकता है। तो पहले तो आपको देखिए कि चारों ही जो उत्तर है वो या तो सी से दे रखा है स्टार्टिंग, या एक क्लॉक से दे रखा है। तो इस अभी तक उत्तर कोई भी अलग नहीं हुआ। अगले में आ जाइए, अगला क्या कह रहा है, यहां पर दिया हुआ है गेव, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट का। और जब उत्तर करोगे तो उत्तर के अंदर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आनी चाहिए, वॉज या वर आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर वॉज दे रखा है लेकिन बीइंग दे रखा है। बीइंग किस में लगता है, कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब आपके वाक्य के अंदर मैन वर्ब में आईएनजी होना चाहिए, तब बीइंग का प्रयोग होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। ठीक है ना। इसमें आ जाइए सी में, चूंकि अपने को पता है कि वॉज वर उत्तर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इज दे रखा है, उत्तर ये भी नहीं आएगा। ठीक है। अपने को पता है वॉज वर आना चाहिए, हैज बीन दे रखा है, ये भी नहीं आएगा, बस बी उत्तर आएगा। ठीक है ना। तो सी वॉज गिवन ए क्लॉक। अब आप सोच रहे हैं सर दे कहां चला गया, दे इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, डोंट ट्राई टू पुट दे वी या और अन्य कोई भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो अगर नहीं दिया हुआ तो भी चलेगा। तो अपना ऑप्शन बी उत्तर सही है। ठीक है ना। और अगला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पूछा गया था डिटरमिनर को लेके। डिटरमिनर और इंटरेस्टिंग था। देयर इज मिल्क, देयर इज मिल्क, मतलब मिल्क से पहले ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है ना। देयर इज मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में दूध है। ठीक है ना। यू कैन यूज इट टू मेक टी, यू कैन यूज इट टू मेक टी। ग्लास में दूध है, आप इसका प्रयोग चाय बनाने के लिए कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए में दे रखा है एनी, बी में दे रखा है ए लिटल, सी में दे रखा है नो, डी में दे रखा है लिटल। चलिए अगर आपके डिटरमिनर पड़े हुए हैं तो ये आपका उत्तर सही जाना चाहिए। कैसे सही जाना चाहिए, एनी का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में होता है, उत्तर नहीं आएगा। समझ आ गई बात। नो का प्रयोग, देयर इज नो मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में दूध है ही नहीं तो चाय बनाओगे क्या, नहीं होगा। लिटल जो होता है वो होता है न के बराबर, जिसको नगण्य बोलते हैं। गिलास में न के बराबर दूध है और आप चाय बनाओ, मतलब ये तो मजाक कर रहे हैं अपने अगले के साथ। इसका तात्पर्य उत्तर ये भी नहीं होगा। ए लिटल जो होता है ना, ए लिटल, ए लिटल का मतलब होता है कि मात्रा न तो न के बराबर है और नहीं बहुत ज्यादा है। समझ आई बात है। मतलब
पर्याप्त होना उस चीज के लिए, चाय बनाने के लिए जितना दूध चाहिए उतना दूध गिलास के अंदर है। इसका मतलब उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए लिटल इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके 10-11 आए हुए थे सेकंड शिफ्ट के अंदर, सारे के सारे प्रश्न, हालांकि कुछ लेवल हाई भी है, फिर भी आशा करता हूं कि आप लोगों के सही गए होंगे, आप सीईटी क्लियर कर चुके होंगे और अगले तैयारी जो भी आपको करनी है वो तैयारी आप करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और आपको अलग अलग दिन हर प्रकार के इंग्लिश के टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होने की कोशिश करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपका फीडबैक है वो मेरे को मिलना चाहिए, आपके कमेंट्स मेरे को बहुत ज्यादा एनकरेज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा मैं आपके सामने अपनी तरफ से जो मटेरियल है वो पहुंचाने की कोशिश करता हूं। गुड लक, मिलेंगे अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।